हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 लेवल 4 का एग्जाम कंप्लीट हुआ और जिस तरह की पेपर की डिफिकल्टी लेवल रखी गई, जिस तरह के एग्जाम के पैटर्न रखे गए, इससे आप लोग बिल्कुल भली भांति होंगे, अवगत होंगे। आप लोगों ने एनालिसिस भी इसकी देखी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि लेवल 6 लेवल 4 का सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आखिर लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 वाले छात्रों को किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनकी प्रिपरेशन में आखिर किस तरह की बदलाव करने की जरूरत है ताकि सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 में आखिर किस प्रकार के पेपर आएंगे, किस तरह की डिफिकल्टी लेवल रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो छात्र लेवल 6 लेवल 4 के एग्जाम दिए हैं उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जो कि दोस्तों बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम हॉल में काम आने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, जो यहाँ पे सीबीटी 2 का एग्जाम लेवल 4 और लेवल 6 का कंडक्ट हुआ, यहाँ पे लेवल 6 में पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल आया है मॉडरेट टू टफ ही रखे गए थे। दोनों शिफ्ट जो 9 मई को एग्जाम हुआ है, दोनों शिफ्ट का पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ था। मैथमेटिक्स का पोर्शन दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट टू टफ आए, रीजनिंग के पोर्शन भी मॉडरेट टू टफ आए, इसके बाद जनरल अवेयरनेस के पोर्शन भी मॉडरेट टू टफ आए। वही लेवल 4 की बात कर लें तो लेवल 4 में दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे कम रखा गया था। जैसा कि रेलवे ने पहले ही नोटिफिकेशन में बोल रखी थी कि यहाँ पे लेवल वाइज एग्जाम होंगे, तो इसीलिए ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग प्रश्न सेट किए जाएंगे। तो लेवल 6 सबसे हाईएस्ट यहाँ पे लेवल का एग्जाम था, तो इसका दोस्तों जो पेपर रखा गया वो यहाँ पे टफ रखे गए। और वही लेवल 4 में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे लेवल घटाया गया। खास करके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन था लेवल 4 का, इसमें ज्यादातर प्रश्न थे जो कि करने लायक दिए गए थे। लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें तो लेवल 6 में भी सेम ही आया था और लेवल 4 में ही दोस्तों उसी तरह से मेंटेन किए गए थे। मैथमेटिक्स में लगभग 8 से 10 सवाल लेवल 4 में भी डिफिकल्ट आए और यहाँ पे रीजनिंग में लगभग 8 से 9 सवाल जो पजल वाले बहुत लंबे लंबे सवाल पूछे गए, या फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले जो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग पूछे गए, वो लेवल 4 में भी रखे गए। लेकिन जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में थोड़ा सा राहत देखने को मिला था। आप लोगों ने एनालिसिस इसकी देखी भी होगी। अगर नहीं देखी हो तो फ्रेंड्स, लेवल 6 का दोनों शिफ्ट का एग्जाम और लेवल 4 का 10 मई को जो एग्जाम हुआ है उनका सारा दोस्तों एनालिसिस की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो और सारे प्रश्न और उसके पैटर्न भी देख सकते हो। अब देखिए, बात करें कि क्या लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 के जो एग्जाम होंगे उसकी डिफिकल्टी लेवल में कमी आ सकती है या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल में कमी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे लेवल 6 का जैसा डिफिकल्टी लेवल था उससे लेवल 4 के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ी सी कमी आई थी। तो उसी तरह से दोस्तों लेवल 3 के जब एग्जाम होंगे, लेवल 2 के एग्जाम होंगे, तो यहाँ पे विद ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल एग्जाम लेने के लिए बोले गए हैं, तो डिफिकल्टी लेवल में थोड़ी सी कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि लेवल 5 की बात करें तो लेवल 5 में दोस्तों यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रह सकती है क्योंकि लेवल 6 लेवल 5 में काफी अच्छे से पोस्ट है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक ही रहेगी। अब आइए बात करते हैं कि सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आखिर लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 वाले छात्रों को किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनके प्रिपरेशन में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, और मैथमेटिक्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कितने लेवल तक के क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करके जाने चाहिए ताकि वहां पे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए। देखिए, अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स में जो यहाँ पे 9 मई को 10 मई को सवाल पूछे गए, नंबर सिस्टम से दोस्तों 2 से 3 सवाल देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। किसी शिफ्ट में एक ही सवाल देखने को मिले हैं, लेकिन इसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं रखी गई थी। सिंपल ही डिफिकल्टी लेवल इसका था। यहाँ पे इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप लोग पढ़े हो उससे आपका काम हो जाएगा। देखिए, एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एक सवाल पूछा गया था, हर शिफ्ट में एक सवाल आया है और ये भी दोस्तों इजी ही पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन और बोडमास पे, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। सिंप्लीफिकेशन में बात करें तो एक्सपोनेंट्स की जो आइडेंटिटीज होती है फ्रेंड्स, वहां से पावर वाले जो प्रश्न होते हैं उससे रिलेटेड 2 सवाल आए थे और बोडमास को मिला के दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे सवाल आए थे। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड भी आप लोग देख के जाइएगा, इससे सवाल आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहाँ पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है। थोड़े डिफिकल्टी लेवल के सवाल भी आपको करके जाने चाहिए क्योंकि देखिए, टाइम एंड वर्क में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, काफी लंबे लंबे सवाल दे रहे हैं। जैसे एक सवाल इस तरह का पूछा गया था, ए बी और सी है, तीनों की इफिशियंसी अलग अलग दी गई है, किसी का 40% 50% 60% करके। अब बोले गए कि ए एक काम जो शुरू करता है वो 5 दिन तक काम करता है, इसके बाद 5 दिन के बाद बी है जो कि 50% इफिशियंसी के साथ जुड़ जाता है और लगातार 10 दिन काम करते हैं। इसके बाद 10 दिन के बाद सी ऐड हो जाते हैं और फिर लगातार 15 दिन तक काम चलते हैं। इसके बाद
दे दिया गया कि इतने दिनों में काम कंप्लीट होते हैं, तो सिर्फ अगर बी और सी यहाँ पे काम स्टार्ट करते तो कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते थे। तो इस तरह से लेंदी सवाल पूछे गए। जिनका इस तरह से प्रैक्टिस था वो बनाए भी हैं, जिनका नहीं था उनको टाइम भी इसमें लगे हैं, कई के आंसर भी नहीं निकल पाए। तो इस तरह से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सिंपल सा सवाल जो टाइम एंड वर्क आता है वो दोस्तों 1-2 लाइन वाला नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना ही होगा। इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में बात कर ले तो 3 से 4 सवाल पूछे गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी दोस्तों डिफिकल्टी लेवल थोड़ी अच्छी थी। देखिए एक सवाल इसमें पूछे गए थे कि मार्केट प्राइस पे अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तब भी 15% यहाँ पे इनको लाभ मिलते हैं, यानी कि प्रॉफिट मिलते हैं। अगर 25% लाभ लेने हैं तो आखिर कितना यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहिए। तो इस तरह से करके सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट एसपीसीपी का यूज करके या फिर एमपी का यूज करके नहीं पूछा जा रहा है, जो कि 1-2 लाइन में सोल्व होते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे करने होंगे। तो इस लेवल तक के सवाल कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स लेवल 4 में भी ये लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग का यहाँ पे जो लेवल था वो घटाए नहीं है, उसी तरह का लेवल मेंटेन करके रखे हैं। तो लेवल 2 लेवल 3 में भी मैथमेटिक्स का दोस्तों यहाँ पे लेवल इसी तरह के रख सकते हैं। डिफिकल्ट प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, कुछ 8 से 10 सवाल, और रीजनिंग के भी इसी तरह से आ सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें भी थोड़े हाई डिफिकल्टी लेवल वाले भी प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी तो आपके पास समय है ही। SICI की बात कर लें तो SICI से 3 सवाल पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में 3 सवाल आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे SI का 1 सवाल आया है और CI का 2 सवाल आया है। अब CI में भी देखिए यहाँ पे ना रेट दिया गया है, ना ज्यादातर CI वाले सवाल में 2 टाइम के CI का डिफरेंस दे रखा था, या फिर CI और SI का डिफरेंस यहाँ पे दे रखा था, अमाउंट दे रखे थे, और यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछे गए थे, या फिर रेट पूछ लिए गए। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होगा उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करके जाइएगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री की बात कर ले तो 2 से 3 सवाल ट्रिगोनोमेट्री के आए हैं। 9 में फर्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे जो 2 सवाल आए थे फ्रेंड्स, बिल्कुल ही ऐसा नहीं क्वेश्चन था जिसमें वैल्यू पुटिंग से आप लोग आंसर ला सकते हो। यहाँ पे कुछ सोल्व करने के बाद आइडेंटिटी लगाना था, तो आइडेंटिटी बेस्ड सवाल आ रहे हैं, और वो भी नहीं कि डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल करने के बाद आइडेंटिटी लगाने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 9 में सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछे गए, 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का डायरेक्ट पूछ दिया गया, और यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाता है जब हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस के भी 2 सवाल आते हैं तो इसको हम लोग आसानी से कर सके, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। या फिर आइडेंटिटी बेस्ड आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वैल्यू पुटिंग से आपके सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि CBT 2 का एग्जाम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा के पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि इसके बाद तो आपकी मेरिट बनने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा। देखिए अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से 2 सवाल लगभग आए हैं, और डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं रही है। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही बताए जा रहे हैं। हालांकि अलजेब्रा से काफी डिफिकल्ट लेवल के भी सवाल बन जाते हैं, तो इसमें थोड़े अप लेवल के भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री से दोस्तों यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा देखने को मिला है। एक 9 में फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे दोस्तों सर्किल से रिलेटेड भी सवाल आया था, जो कि 2 टेंजेंट यहाँ पे दिए गए थे, और इस तरह से भी सवाल आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई इसके अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसका एरिया पूछ लिया जाए, या फिर जो टेंजेंट खींचे गए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनते हैं, उसके यहाँ पे एंगल पूछ लिया जाए। तो इस तरह से भी सवाल पूछे गए हैं ज्योमेट्री में। देखिए मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से भी हर शिफ्ट में जो सवाल आया है उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के पूछे गए हैं, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे प्रश्न आए हैं मेंसुरेशन वाले। देखिए एक तो सवाल इस तरह का बताया गया है कि जो कोई एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पे उसमें कोई कोन है जो कि इस तरह से इंस्क्राइब्ड की गई है, इसके ऊपर पूरा चादर लगाने हैं या फिर इसको माउंट करने हैं, तो टोटल कितना खर्च आएंगे। बाकी सारे पैरामीटर्स इनके दिए गए थे, तो तब सोल्व करने थे। एक यहाँ पे इस तरह से कोन दिए गए हैं, उसके यहाँ पे रेडियस दिए गए हैं, बाकी स्लांट हाइट इनका नहीं दिया गया है, और इसके ऊपर भी पूरा माउंट करना है चादर से, तो इनका भी यहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछ लिए गए। 9 में सेकंड शिफ्ट में भी जो सवाल पूछे गए मेंसुरेशन वाले, उसमें भी दोस्तों काफी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के ही पूछे थे, टाइम कंज्यूमिंग वाले प्रश्न आए थे। तो इस लेवल तक की आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। देखिए मीन मीडियन मोड की बात करें तो मीन मीडियन मोड से भी दोस्तों यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अच्छे खासे वाले प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एक तो सवाल यहाँ पे मीन मीडियन मोड का पूछा गया था कि 5 संख्या दी गई है कुछ इस प्रकार से, a है, फिर a/2 है, फिर यहाँ पे 2a/ यहाँ पे 3 है, फिर 3a/4 है, फिर 4a/ करके 5 है, और इस तरह से 5 संख्या जो दी गई है इसका मीडियन यहाँ पे दे दिया गया है 5। तो पूछा गया कि a की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह से पूछे गए। इसके बाद 10 क्रमागत यहाँ पे नंबर दिए गए, जैसे कुछ नंबर हैं और इसमें यहाँ पे एक p दे दिया गया, एक q दे दिया गया, एक r दे दिया गया, यहाँ पे फिर मीन पूछ लिए गए इन तीनों के या फिर 2 के मिला के। तो इस तरह से मीन मीडियन मोड से सवाल बने हैं, लगभग 2 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। रेशियो एंड एज रिलेटेड की बात करें तो रेशियो से तो इजी सवाल आए हैं, लेकिन एज रिलेटेड दोस्तों एक सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में, और इसकी डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रह रही है।
जैसे देखिए एक यहाँ पे सवाल पूछा गया था एज प्रॉब्लम से रिलेटेड कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की जो आयु की रेशियो है वो 5:7 रखी गई है। 5 साल के बाद यहाँ पे पिता पुत्र की आयु की जो रेशियो है वो 8:9 दी गई है। तो कितने साल बाद यहाँ पे कितने साल बाद जो पिता की उम्र होगी वो पुत्र से डबल हो जाएगी। इस तरह करके यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें स्पीड टाइम डिस्टेंस की और ट्रेन से रिलेटेड, तो यहाँ से भी सवाल बन रहा है दोस्तों। 2 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं और स्पीड टाइम वाला तो इजी आ रहा है, ट्रेन वाला भी इजी आ रहा है। जैसे कि एक सवाल था कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दी गई थी, यहाँ पे 5 सेकंड में कोई ट्रेन है जो कि क्रॉस कर जाती है तो ट्रेन की कुल लंबाई कितनी है, इस तरह से सवाल पूछ लिया गया था। एक और ट्रेन से ही रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो इस यहाँ पे ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे गए। डीआई वाले बात करें तो लास्ट में एक डीआई के सवाल पूछे गए और मात्र एक ही डीआई का सवाल मैथमेटिक्स में आया था। तो इस तरह का मैथमेटिक्स का रहा है फ्रेंड्स। देखिए मेहनत आपको कहां पे करनी है, एज वाले जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें थोड़े डिफिकल्टी लेवल वाले प्रश्न आप लोग लगा के जाइएगा। यहाँ पे मीन मीडियन मोड की बात करें तो इसके डिफिकल्ट लेवल के जो सवाल बनते हैं उसका आप लोग लगा के जाइएगा। मेंसुरेशन में जो टाइम कंज्यूमिंग वाले सवाल होते हैं उनको अच्छे से आप लोग करके जाइएगा ताकि वहाँ पे आपका टाइम बर्बाद ज़्यादा ना हो। ज्योमेट्री से भी अच्छे अच्छे सवाल आप लोग लगा के जाइएगा। इसके बाद अलजेब्रा में तो ईजी ही आ रहे हैं, बल्कि इसमें कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी प्रश्न आते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। हो सकते हैं कि लेवल 2 लेवल 3 में उस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में देखा जाए तो सिंपली वैल्यू पुटिंग वाले नहीं आ रहे हैं, तो इसमें भी अच्छे लेवल के और खास करके हाइट एंड डिस्टेंस वाले देख के जाइएगा। सीआई से थोड़े डिफिकल्टी लेवल के सवाल आ रहे हैं तो इनके थोड़े डिफिकल्ट लेवल के जो सवाल होते हैं वो करके जाइएगा। प्रॉफिट लॉस से भी यहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क से भी अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग वाले, तो भी आपको करके जाना है। और सिंप्लीफिकेशन में एक्सपोनेंट्स और जो पावर्स वाली जो होती है और बोडमास रिलेटेड वो भी आपको करके जाना है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग रीजनिंग पे। देखिए रीजनिंग में जो 35 सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पे सिलोगिज्म वाले 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। अब इसमें दोस्तों जैसे पहले सवाल आते थे उसी तरह के सवाल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें, कथन निष्कर्ष वाले तो 1 सवाल आए हैं और ये भी दोस्तों इजी आए थे, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसमें भी नहीं था। नेक्स्ट बात करें तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के जो सवाल हैं फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा वेटेज इसी को टीसीएस ने दिया है और यहाँ पे दोस्तों काफी डिफिकल्ट लेवल के सवाल आए हैं और टाइम कंज्यूमिंग आए हैं। लगभग एक एक क्वेश्चन से दोस्तों एक एक पजल दिया गया है और पूरा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लगभग 6 से 7 लाइन में था। अब यहाँ पे देखिए 8 आदमी 6 आदमी इस तरह के सवाल यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करके दिए गए, जैसे सर्कुलर यहाँ पे बैठा जाते हैं तो इस तरह से लगभग 3 से 4 सवाल आए। इसके बाद जो यहाँ पे स्क्वायर वाले टेबल होते हैं उस पे यहाँ पे लगभग 8 आदमी को बैठाया जा रहा है, इसके बगल में ए है, बी के बगल में ए है, इस तरह से करके, तो ऐसे भी 2 से 3 सवाल आए। इसके बाद स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं उसमें भी 16 आदमी, यहाँ पे 8 आदमी, 10 आदमी, इस तरह से करके 2-3 सवाल स्ट्रेट वाले भी पूछे जा रहे हैं और हर सवाल लगभग 6 से 7 लाइन का। उस सवाल को पढ़ने में और इस तरह से उसको स्ट्रक्चर बनाने में फ्रेंड्स अरेंज करने में ही ज्यादा समय चले जाएंगे। तो इस तरह के सवाल को आपको करने हैं या फिर नहीं करना है, आपको डिसाइड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे सवाल हैं जो कि आपके कंपटीशन में रैंक बढ़ा सकते हैं। तो अभी तो आपके पास टाइम है, इसीलिए पजल वाले आप लोग सोल्व नहीं करना चाहते हो या फिर इससे भागते हो तो ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए और हो सके तो कम से कम 4-5 भी पजल वहां पे कर लेते हो टाइम रहते हुए, तब बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कई सारे छात्र हैं जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन देके छोड़ के जाते हैं। तो इस तरह से स्पीड बनाइए फ्रेंड्स की ताकि पजल वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाए और बैंकिंग लेवल तक के लेवल का यहाँ पे पजल वाले सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल आ रहे हैं। तो इतना कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसका प्रैक्टिस करना है आपको। देखिए कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल ईजी नहीं आ रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन वाले कोडिंग डिकोडिंग आ रहे हैं। तो इसका अप लेवल वाला भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपको कर लेने हैं, प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कैलेंडर से बात करें तो 2 से 3 सवाल आए हैं और यहाँ पे आसान ही क्वेश्चन आया है। एक सवाल आया था यहाँ पे कैलेंडर का कि अगर 1 जनवरी 2012 को संडे है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह का इजी ही सवाल कैलेंडर से पूछा गया है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में लेवल 5 लेवल 2 लेवल 3 में हो तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल के भी सवाल ये लोग डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो जो पेपर हुए हैं उसमें ईजी ही रखा गया है कैलेंडर वाले पोर्सन को। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से भी दोस्तों डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के ही प्रश्न पूछे गए। जैसे कि एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स इस तरह से पूछे गए कि कोई यहाँ पे ए है इस तरह से और ए 45 डिग्री एंटी क्लॉक के मुड़ता है 45 डिग्री तक। इसके बाद यहाँ पे जहां पहुंचा उससे 90 डिग्री यहाँ पे क्लॉकवाइज ये मुड़ जाता है, इस तरह से करके बताए गए। इसके बाद यहाँ पे साउथ में चलता है 5 किलोमीटर। तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए गए हैं, यानी कि एंगल के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन देकर और फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन से पूछे गए कि कितना दूरी पे है जो पहले खड़े थे।
एक डायरेक्शन वाला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कोई ये है जो कि इस तरह से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आता है, इसके बाद 2 किलोमीटर राइट की तरफ मुड़ते हैं और इसके बाद 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाते हैं और फिर वेस्ट की तरफ यहाँ पे 15 किलोमीटर मुड़ जाते हैं। यानी कि लेफ्ट राइट तो यहाँ पे चल ही रहे हैं और साथ में डायरेक्शन को भी लेके यहाँ पे चलाया जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट इस तरह से करके मिला के। तो लेफ्ट राइट प्लस नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इस तरह से करके भी देखा जा रहा है। और यहाँ पे अब कहाँ पे फाइनल पोजीशन में है या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए हैं, इस तरह से यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न को आप लोग यहाँ पे सोल्व करके जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे क्वेश्चन देख के घबराए ना और यहाँ पे सोल्व कर सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो रीजनिंग में 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। अब रैंकिंग में देखिए लगभग 8 से 7 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी करके पूछे गए हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कि ए की हाइट अगर 3 सेंटीमीटर कम है, बी की हाइट ए से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, किसी का हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, किसी का 173 है, किसी का 163 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो कौन सबसे ज्यादा लंबा है, कौन सबसे छोटा है, इस तरह से करके सवाल आए हैं। इसके बाद ऑर्डर में बात करें तो इस तरह से ऑर्डर में दिए गए थे और बीच में कुछ कुछ खाली दिए गए थे, तो बोले गए इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इस तरह से। और इसमें भी डिफिकल्टी लेवल थी, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस। सीरीज की बात करें तो सीरीज नॉर्मल ही आ रही है, सीरीज तो हार्ड नहीं बताए गए, लेकिन हो सकते हैं कि सीरीज के कुछ टफ सवाल भी बनते हैं, तो इसका भी प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपके शिफ्ट में अगर आए तो उसको भी सोल्व कर सकें। जंबल्ड सीरीज से जो प्रश्न आया है वो भी 2 सवाल पूछे गए, जैसे करके जैसे 5 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद यहाँ पे खाली छोड़ दिया, इसके बाद 17 है, इस तरह से फिर से खाली छोड़ दिया, इसके बाद यहाँ पे 21 है, इस तरह से करके बीच में पूछे गए कि कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया इस तरह से करके जंबल्ड वाले भी सवाल पूछे गए हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज भी यहाँ पे पूछे गए हैं और अल्फाबेटिकल वाले भी आप लोग करके जाइएगा। देखिए ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन 2 से 3 आए थे फ्रेंड्स, और बैंकिंग लेवल के जो सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन की रक्त वाले, वो आप लोग पढ़ के जाइएगा दोस्तों, उससे रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं। मिसलेनियस से 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, जैसे और सारे टॉपिक भी हैं जो कि रीजनिंग के कवर किए जा रहे हैं, लेकिन मिसलेनियस कोई अदर टॉपिक भी रीजनिंग के हैं, वहां से भी लगभग 3 से 4 सवाल आ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की। देखिए 50 सवाल यहां से आ रहे हैं फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, देखिए फ्रेंड्स यहां पे जरूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट करें, इससे रिपीट करें, लेकिन फ्रेंड्स जो यहां पे रेलवे ने पैटर्न फॉलो किया है, इससे जरूर आपके लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 में भी इस तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे और इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां हैं, इससे सवाल यहां पे आए हैं फ्रेंड्स। हर शिफ्ट में एक सवाल आया है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, नेवी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये सारे सवाल यहाँ पे पूछ लिए गए हैं 9 तारीख को भी और 10 तारीख के भी पेपर में। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड सवाल आए हैं, किताब से और उसके लेखक से। एंशिएंट पुरानी वाली खास करके ज्यादा आई है, जैसे पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, उससे रिलेटेड सवाल आ गए। इसके बाद देखिए कालिदास की जो बुक है कार्तिकेय भगवान के ऊपर यहाँ पे कुमार संभवम, उससे रिलेटेड सवाल बन चुके हैं। तो ज्यादातर एंशिएंट पुरानी वाली ही बुक पूछी जा रही है। एक यहाँ पे पूछा गया था क्लियर लाइट ऑफ डे किसकी रचना है, तो अनीता देसाई की बुक है, तो ये भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट 9 मई को और 10 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो भी मिले हैं फ्रेंड्स उसकी एनालिसिस मैंने कर रखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से सारे क्वेश्चन और पैटर्न आप लोग देख सकते हो। देखिए रिवर एंड डैम्स भी आपको करके जाना है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से रिवर से प्रश्न आ रहे हैं और बांध से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। जैसे देखिए काफी सारे नेपाल और चाइना से बहने वाली नदी के प्रश्न पूछे गए। इसके बाद देखिए गंगा से रिलेटेड 2 सवाल पूछे गए, गंगा रिवर से। इसके बाद बांध से पूछा गया था टिहरी डैम कहाँ पे है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, लगभग 3 से 4 सवाल सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से ही आ रहा है। इसमें से कहीं का जो आर्ट है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया, ये तो प्रश्न आया नहीं, लेकिन इसी तरह से जो कहीं का आर्ट है फेमस, उससे प्रश्न आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र और उसको बजाने वाले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे अला रखा खां कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो तबला, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया गया है आपके। इसके बाद MS सुब्बुलक्ष्मी है जो कि सिंगर है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो इस तरह का सवाल आया है। फोक डांसेस से आपके सवाल आए हैं, जैसे लोक नृत्य वाले अल्पक करके कुछ नृत्य है, वो पूछे गए थे कि झारखंड और कहाँ मनाए जाते हैं, जो कि 10 तारीख के फर्स्ट में पूछे गए थे। और भी डांस से रिलेटेड सवाल आए हैं, तो इसको भी करके आपको जाना ही जाना है। देखिए फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। फेस्टिवल का तो नाम याद नहीं है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जो पूछे गए वहाँ पे एनालिसिस मैंने की है, लेकिन फेस्टिवल जो होते हैं उससे रिलेटेड भी सवाल आ गया है। इंपॉर्टेंट मोनूमेंट से यहाँ पे सवाल आए हैं फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट जो स्मारक हैं उसको पढ़ के जाइएगा, जैसे रेड फोर्ट से रिलेटेड सवाल आए थे। यूनेस्को लिस्ट इंडिया की जो भी है और कब वहां पे शामिल की गई है यूनेस्को लिस्ट में, वो भी सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे लाल किले को कब यहाँ पे यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था, ये भी सवाल बन चुके हैं।
एक देखिए विजय स्तंभ वाले भी सवाल पूछ लिए गए थे कि महाराणा कुंभा ने यहाँ पे निर्माण किया था विजय स्तंभ का। तो इस तरह से स्मारक और यूनेस्को लिस्ट आपको पढ़ लेना होगा। देखिए सेंसस 2011 जनगणना 2011 से दो क्वेश्चन लगभग पूछा गया फ्रेंड्स। जनसंख्या घनत्व पूछ लिया गया है या फिर कहाँ पे जो एससी कम्युनिटी है उनकी जनगणना नहीं हो पाई थी 2011 में, इस तरह के सवाल बने हैं। इसके बाद ये भी पूछा था कि कितने सिटी है जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन हो चुकी है, तो 53 टोटल सिटी है इंडिया में। तो इस तरह का सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया। देखिए यूएनओ से रिलेटेड भी यहाँ पे सवाल बनाया फ्रेंड्स। यूएनओ और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे सवाल पूछे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। जैसे यूएनओ का एक सवाल आया था फ्रेंड्स कि यूएनओ का जो आईपीसीसी होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए थे कि डब्ल्यूटीओ के जो अध्यक्ष हैं वो किस देश से बिलोंग करती हैं, उनसे सवाल आया था। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर लें तो कंप्यूटर से भी सवाल अच्छे खासे आ रहे हैं। जैसे इंटरनेट से रिलेटेड आया है, HTTP से रिलेटेड आपके प्रश्न आए हैं। इसके बाद FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से प्रश्न आए हैं। MS वर्ड में जो शॉर्टकट की होता है नेक्स्ट पेज ओपन करने के लिए, नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन करने के लिए, उससे पूछ लिया गया है। तो MS वर्ड, MS एक्सेल का जो भी शॉर्टकट की है सब कुछ आपको शॉर्टकट की पढ़ के जाना है। इंटरनेट और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सभी पढ़ के जाना है और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए CBT 1 में जैसा कि यहाँ पे ज्यादातर प्रश्न इनपुट आउटपुट डिवाइस आ रहे थे, उस तरह के प्रश्न आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो सभी चाहो तो दोस्तों पढ़ लीजिएगा, काम आ सकते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए तो। देखिए इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित आ रहे हैं। और पर्यावरण अवार्ड किसको मिला था 2020 में, यह सवाल एक पूछा गया था। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी सवाल पूछा गया, जैसा कि पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता है, इंडिया की कौन है, ये सवाल एक आया था। एक और गेम से आया था फ्रेंड्स की जो नए यहाँ पे चेस के ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं, तो ये भी सवाल पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड दियर डेथ से रिलेटेड भी सवाल आए हैं, चर्चित जो हस्तियां होती है और उनके निधन। देखिए खास करके जो करंट अफेयर आया है 2021 से मैक्सिमम करंट अफेयर पूछे गए हैं। 2020 का बहुत कम आया है। 2022 का दोस्तों गिना चुना एक क्वेश्चन हो सकते हैं कि आए हैं या फिर 2 क्वेश्चन आए हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 2021 का ही यहाँ पे करंट अफेयर पूछा गया है और ज्यादातर वेटेज देखने को मिले हैं 9 से 12 तक यहाँ पे ज्यादातर, और कम से कम 8 से 9 तक क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के आए हैं। देखिए यहाँ पे इसरो, DRDO, नासा और अदर्स जो भी यहाँ पे एजेंसीज हैं स्पेस वाली, वहां से भी प्रश्न आए हैं। इसरो नासा के द्वारा जो सैटेलाइट बनाया गया था उसके बारे में पूछा गया। DRDO के रिगार्डिंग भी पूछे गए हैं। तो सैटेलाइट्स कौन कौन से लॉन्च किए गए, मिसाइल्स कौन कौन से लॉन्च किए गए और लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं, जैसे PSLV यहाँ पे C51 के बारे में पूछ लिया गया था। ये सवाल आपके बन चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट में ही। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये टॉपिक आपको कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश है, इससे भी सवाल यहाँ पे बना है। जैसे देखिए एक सवाल पूछ लिया गया था कि इंडिया के पड़ोसी देश में से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो भूटान हो जाएगा। एक पूछा था कि इंडिया के पड़ोसी देश में से सबसे बड़ा देश कौन सा है या फिर सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो बाउंड्री शेयर बांग्लादेश करता है, लेकिन सबसे बड़ा देश की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा चाइना। तो इस तरह से भी सवाल यहाँ पे पूछा गया। तो नेबरिंग कंट्री के बारे में आपको यहाँ पे जरूर नॉलेज रखने हैं, पढ़ लेना है ज्योग्राफी से। ट्राइब्स से दोस्तों यहाँ पे जनजाति से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं और एक स्कैंडिनेवियन करके कुछ आया था, वो भी यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। डिजीज, रोग से भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए है जो कि कौन से पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करता है, तो लीवर को डैमेज करता है। तो ये सवाल आपका पूछ लिया गया है। इसके बाद देखिए गांधी जी से रिलेटेड भी आपको पढ़ के जाने हैं फ्रेंड्स। लगभग 3 से 4 सवाल यहाँ पे पूछे गए, हर शिफ्ट में ही पूछा गया। जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि ये सारे टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन आए हैं वो एज इट इज ही लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में आ जाए, लेकिन इन सभी टॉपिक से और सवाल बनने के चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना करके जाना है। दूसरे टॉपिक आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर है, लेकिन इतना टॉपिक्स आप लोग जरूर करके ही जाइएगा मिनिमम। देखिए गांधी जी से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे, एक चंपारण सत्याग्रह वाला पूछा गया था कि कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। एक पूछा गया था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा मार्च चलाया था, तो दांडी मार्च की शुरुआत यहाँ पे की थी। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था, तो ये भी सवाल यहाँ पे पूछा गया। तो तीनों शिफ्ट में एक एक सवाल गांधी जी से आया था। देखिए पीरियोडिक टेबल से भी दोस्तों सवाल आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर 30 दिया गया है तो किसका है, तो जिंक का हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया था को डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो वहां पे ऑप्शन Fe था, फेरस था यानी आयरन, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आए हैं, तो पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ लेना है। इंडेक्स, रैंकिंग से, सूचकांक
सूचकांक से भी सवाल आपके उठे हैं फ्रेंड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि HDI इंडेक्स 2020 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा में कौन सा देश है जो कि टॉप किया है, ये सवाल आ गया है। और भी काफी सारे इंडेक्स हैं दोस्तों, जैसे प्रेस वाला जो हो गया वो सूचकांक हो गया, इसके बाद और सारी चीजें हैं, भूखमरी हंगर इंडेक्स, वो सारी चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है, और कुछ भी आर्टिकल ये लोग दे रहे हैं, जैसे कि एक पूछ लिए थे आर्टिकल 182 किससे रिलेटेड है, एक पूछा गया था आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी वाला, एक पूछा गया था शायद 289 या कुछ करके इस तरह से था, एक सवाल यहाँ पे इस तरह से भी पूछा गया था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अवार्ड्स एंड ऑनर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सवाल बने हैं और आपके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में भी सवाल बन सकते हैं। देखिए एक सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट में 9 तारीख को कि जुलाई 2021 में कोई पद्म भूषण विजेता है जिनकी मृत्यु हो गई है यानी कि डेथ हो गई है, तो वो किससे रिलेटेड थे, एक्ट्रेस थे, एस्ट्रोनॉट थे, या फिर साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, इस तरह से सवाल आए थे। तो यहाँ से सवाल आ सकते हैं, इसलिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री विजेता, भारत रत्न, नोबेल प्राइज, ऑस्कर्स, ज्ञानपीठ अवार्ड, या फिर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये भी पूछ लिया गया था कि कब से शुरू किए गए हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये सारे टॉपिक जो है आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पे हिस्ट्री का टॉपिक है, इतिहास का टॉपिक, वो सारे आपको कवर करके जाना है। ज्योग्राफी का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो भी आपको पढ़ के जाना है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के दोस्तों काफी टफ सवाल पूछे गए हैं। एक तो सवाल पूछा गया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है वो क्या होता है, इसके फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो इसका होता है GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं इस तरह के 4-5 फॉर्मूले दिए गए होंगे इकोनॉमिक्स वाले बुक में, इस तरह का आप लोग देख के जाइएगा। हो सकता है कि इस तरह का आए तो आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे डिफिकल्ट लेवल के सवाल इकोनॉमिक्स से बन रहे हैं। पॉलिटी का भी अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा। साइंस के पोर्शन की बात करें तो साइंस से दोस्तों जिस तरह से उम्मीद छात्रों की थी उस तरह से सवाल यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। किसी शिफ्ट में यहाँ पे 6 से 7 सवाल साइंस के आए हैं, किसी शिफ्ट में दोस्तों मात्र 2 से 3 सवाल साइंस के आए हैं, और किसी शिफ्ट में यहाँ पे 4 से लेकर 5 सवाल ही देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि इसी ट्रेंड को रेलवे फॉलो करे और बाकी लेवल 5 में, लेवल 3 में भी इसी तरह को रखे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3 जैसा कि 10+2 लेवल का एग्जाम है, तो हो सकता है कि इसमें यहाँ पे साइंस का पोर्शन से थोड़ा ज्यादा सवाल ये लोग पूछ सकते हैं। इसीलिए साइंस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आप लोग करते रहिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 से 3 सवाल या फिर 4 से 5 सवाल आ रहे हैं तो इसको इग्नोर करके छोड़ दें। हो सकता है अगर ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो जनरल साइंस है, जहां से भी प्रिपरेशन करे हो साइंस की, उसको भी साथ में आप लोग लेके चलिएगा, लेवल 2, लेवल 3 वाले खास करके छात्र। देखिए करंट अफेयर्स जिन्होंने यहाँ पे डेली बेसिस पे पढ़ा है उनको काफी अच्छा खासा फायदा मिला है इस एग्जामिनेशन में, लेवल 4 और लेवल 6 वाले एग्जामिनेशन में। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है कि पूरा 2021 का करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ा जाए, ये दोस्तों मूर्खता ही अभी होगा। तो मंथली ही जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हो उसको अच्छे से करंट अफेयर को फॉलो कीजिए और ज्यादा 2021 पे फोकस कीजिएगा। 2020 के भी कुछ सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, 2022 के भी यहाँ पे मार्च अप्रैल तक के कुछ ही सवाल, 1 या 2 सवाल आ रहे हैं। तो ज्यादा फोकस 2021 के करंट अफेयर पे आपको करने हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि लेवल 4 और लेवल 6 में छात्र जो एग्जाम दिए हैं उनके द्वारा शेयर किए गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन हॉल में फायदेमंद साबित होगा। देखिए कुछ छात्रों के एक है कि जब एग्जाम शुरू हुए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो रैंडमली ही दिए जा रहे हैं और टाइमर भी लगा हुआ है, लेकिन शुरुआत में कुछ इजी प्रश्न आए थे, उसके अकॉर्डिंग लगा कि पेपर इजी ही है, इसी लेवल का है, और उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते चले गए। लेकिन बाद में पता चला जब 1 घंटे के बाद देखते हैं तो इन्होंने मात्र 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए थे, मात्र 45 ही अटेम्प्ट कर पाए थे, और बाकी के अगले 1 घंटे में इनको सोल्व करने हैं। तो एक प्रेशर यहां पे बन जाता है और काफी सारे 1 घंटे में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बच गए। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। देखिए यहां पे हो सकते हैं कि शुरुआत में क्वेश्चन इजी हो, लेकिन बाद में कुछ जो डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न डाले गए हो, मैथमेटिक्स के हो या फिर रीजनिंग के हो, तो वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए शुरुआत से ही आपको अपना जो स्पीड है वो मेंटेन करके चलना है, और हर 20-25 क्वेश्चन आप लोग करते हो तो उसके बाद दोस्तों टाइमर आपको देखना है कि कितना टाइम आपका बीत चुका है, ताकि आप लोग अपनी स्पीड को मेंटेन कर सको और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व करो। ऐसा नहीं करते हो तो पूरा समय भी बीत जाएंगे और आपके कई सारे क्वेश्चन छूटने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट का ही समय है, तो इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी देख लेना है और सोल्व भी कर लेना है। इसलिए हर 20-25 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये टाइमर जो कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको देख के चलना है और उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं। अगर यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स की कुछ क्वेश्चन
इसलिए हर 20-25 क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे टाइमर देखने हैं कि कितना टाइम मेरा बीत चुका है, कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोल्व करना है। देखिए अगर ऐसा होता है कि काफी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, समय बहुत कम है, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स आप लोग जो लंबे लंबे सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, उसको स्किप करना शुरू कीजिए। टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको देखना बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स हर 20-25 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये टाइमर एक बार जरूर देखना है कि कितना टाइम मेरा बीत चुका है, कितना बचा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करने हैं। देखिए लेवल 6 लेवल 4 के एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स कई छात्र ऐसे थे जिनके कहने कि मेरे 10 क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए, लास्ट में 15 क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इस तरह से यहाँ पे किए सोल्व। तो इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। हो सकते हैं कि लास्ट के 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, वहां पे कुछ जनरल अवेयरनेस के प्रश्न हो इजी वाले जो कि आपको आते होंगे, तो रिग्रेट ही बाद में आपको होंगे जब आंसर की आप लोग देखिएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत से ही आपको स्पीड अपनी मेंटेन करके चलनी है। दूसरा टिप यह है फ्रेंड्स कि देखिए शुरुआत से कोई भी छात्र है जो कि प्री एज्यूम करके नहीं चलेंगे कि हमें 95 लाना है, 100 लाना है, या फिर 105 नंबर लाना है, या फिर इतने अटेम्प्ट करने हैं। जिस तरह की पेपर की डिफिकल्टी रहे उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे पेपर सोल्व करने हैं, क्योंकि अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल हाई रहती है तो सबके लिए वो हाई रहेगी और मेरिट डाउन होगा, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी बनेंगे। देखिए लेवल 6 और लेवल 4 वाले छात्रों ने, कई छात्र ऐसे थे जो कि प्री एज्यूम करके गए थे कि मुझे 95 करने हैं, 100 करने हैं, और पेपर डिफिकल्ट आ गया। ऐसे केस में काफी ज्यादा निगेटिव ले लिए, तुक्का मार दिए हैं। तो इस चीज से बच के आपको रहना है फ्रेंड्स, जिस तरह का पेपर आए उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करने हैं। हाँ ऐसा है कि अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत पढ़े हो, 80 ही सोल्व हो रहे हैं, 75 ही करके आ रहे हो, तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। और रिस्क भी लेना है तो बहुत ज्यादा तुक्के का रिस्क नहीं लेना है, 10 से 15 दोस्तों रिस्क ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। बहुत ज्यादा रिस्क लीजिएगा तो वो फाइनली निगेटिव ही होते चला जाता है और मेरिट से भी आउट हो सकते हो। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल जिस तरह से रहे उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। प्री एज्यूम करके नहीं जाना है कि हमें 100 करना है या फिर 105 करके ही आना है। और ज्यादा निगेटिव करने से बचने हैं। अगर पेपर इजी आ जाते हैं तो कर दीजिए अटेम्प्ट ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, 95 प्लस कर दीजिए, 100 प्लस कर दीजिए अगर पेपर इजी आते हैं तो। लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन आप लोग जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा निगेटिव आपको नहीं लेके जाना है। तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन के दौरान इन सब चीजों को आप लोग फॉलो कीजिएगा और जिस तरह से प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो लगे रहिए प्रिपरेशन में। और लेवल 4 और लेवल 6 के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए इसको जरूर आप लोग कंप्लीट करके ही जाइएगा। जरूर फ्रेंड्स आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छा कीजिएगा एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए उनको अभी बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। 10 से 13 मई के बीच में इनका आईपीएल फ्रेंजी सेल चल रहा है, जिसमें छात्रों को ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ ₹360 में प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। देखिए बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, तुरंत ही आपको ₹39 ऑफ मिल जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बाकी दूसरे एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए अभी जो ऑफर चल रहे हैं, डेली ही 5 लकी वायर्स को दोस्तों यहाँ पे आईपीएल मैच का टिकट विन करने का भी मौका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके लिंक्स जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा।